जंगली गधे को मार दो तो मैं तुम्हें शहर में एक मकान दूंगा। गोपाल की आंखों में लालच चमक उठा। वह बोला, ठीक है जू सेठ, पक्का वादा, खाना है, उसका मांस पका कर लाओ, जल्दी बनवाओ। दादाजी गरज उठे, जो भी जंगली गधे को हाथ लगाएगा मैं उसके साथ जान की बाजी लगा दूंगा। गोपाल बोला, बाबा जंगली गधा मर चुका है, अब आप ये सब क्यों कर रहे हो? दादाजी की आंखों में आंसू और आग दोनों थे। तू नालायक है, इस जंगली गधे ने मेरी जान बचाई थी और तूने उसे काट डाला। दादाजी की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी हमारे आंगन में इकट्ठा हो गए। कुछ ही पलों में आंगन लोगों से भर गया। जू सेठ बोला, गोपाल पैसे मैं पहले ही दे दूंगा, लेकिन मांस मुझे हर हाल में खाना है। इतना कहकर जू सेठ आंगन से बाहर निकल गया। गांव वाले सब उसकी तरफ देखते रहे पर किसी ने उसे रोका नहीं। गोपाल चिल्लाया, बाबा आखिर आप चाहते क्या हो? दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, घुटनों के बल बैठ जा। उन्होंने गोपाल को जंगली गधे के सामने घुटने टेकने को कहा पर गोपाल किसी कीमत पर नहीं झुका। दादाजी टूटे हुए स्वर में बोले, गधा भैया मुझे माफ करना, मैं उसे रोक नहीं पाया, तेरी जान चली गई। दादी बुदबुदाई, अरे भले चंगे जंगली गधे को यूं क्यों काट दिया? दादाजी भारी आवाज में बोले, कोई था जो इसकी जान खरीदना चाहता था, उसका मांस खाना चाहता था, सब मेरी गलती है, मैं रोक नहीं पाया। गोपाल फिर बोला, बाबा अब जंगली गधा मर चुका है, क्यों ना शिव के पिता को बुला ले, वो कसाई है, खाल उतारने में उस्ताद है। दादाजी ने थके स्वर में कहा, जरूरत नहीं। दादी ने समझाने की कोशिश की, अब तो जंगली गधा मर गया, उसका मांस बेच देंगे तो काफी पैसे मिल जाएंगे। कुछ गांव वाले भी बोल पड़े, हाँ हाँ सही कह रही है, पैसे की जरूरत तो है ही। शिव ने भी पेट पर हाथ रखते काम में ले गया। रात होते होते जू सेठ फिर आ पहुंचा। गोपाल जंगली गधे का मांस तैयार हुआ या नहीं? मुझे अभी खाना है। गोपाल बोला, जू सेठ अभी नहीं बना है, अभी बनवाता हूँ। फिर उसने धीरे से पूछा, बाबा ने जंगली गधे को कहाँ रखा है? मैंने कहा, पता नहीं, शायद बाबा कहीं ले गए। जू सेठ झुंझलाकर बोला, गोपाल तुमने मुझसे जंगली गधे का मांस देने का वादा किया था। गोपाल बोला, जू सेठ आप चिंता मत करो, मैं आपको मांस जरूर खिलाऊंगा। जू सेठ की आंखें ठंडी हो गई। वह बोला, अगर आज मुझे जंगली गधे का मांस नहीं मिला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, वह सचमुच डरावना लग रहा था। गोपाल घबरा कर बोला, जू सेठ अगर आपको मांस नहीं मिला तो मैं खुद आपका गधा बन जाऊंगा, आप मुझ पर सवारी करना। कहकर वह जू सेठ को पूर्वी कमरे में ले गया और उसे चाय पिलाई। कुछ देर बाद हमारे आंगन का दरवाजा खुला। दादाजी लौट आए। उन्हें देखते ही गोपाल घबरा गया। मैं भी बाहर आ गया। गोपाल ने पूछा, जंगली गधा कहाँ है? दादाजी ने शांत स्वर में कहा, दफना दिया। कहाँ दफनाया? जल्दी बताओ, मैं जाकर खोद लाता हूँ। जू सेठ इंतजार कर रहा है। दादाजी सख्त स्वर में बोले, नहीं खोदोगे। कौन सा जू सेठ? तुम कुछ नहीं जानते, एक दिन ये घर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। गोपाल गुस्से में बोला, बाबा मैं जू सेठ के पैसे ले चुका हूँ, मुझे उसे जंगली गधे का मांस देना ही होगा, एक बार मेरी मदद कर दो, बताओ कहाँ दफनाया है? दादाजी गरजे, नालायक ये सब तेरी करतूत है, जंगली गधे के बारे में सोच भी मत। तभी जू सेठ बाहर आ गया। वह गुर्राया, बूढ़े क्या तुम्हें मेरे दिए पैसे कम लगे? जल्दी से जंगली गधा मेरे हवाले करो। दादाजी ने घृणा से कहा, जानवर तो जानवर ही रहता है, चाहे इंसान की खाल क्यों ना पहन ले। जू सेठ की आंखें लाल हो गईं। बूढ़े लगता है तुम्हें जीना नहीं है। गोपाल तुरंत बीच में आया, जू सेठ आप नाराज मत होइए, मुझे पता है जंगली गधा कहाँ दफनाया है, मैं अभी जाकर निकालता हूँ, आप पहले शांत हो जाइए, पश्चिम वाले कमरे में जाकर आराम कीजिए। जू सेठ कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है एक आखिरी बार तुम पर भरोसा करता हूँ। गोपाल ने उसे पश्चिम वाले कमरे में बिठाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने दादाजी से पूछा, आखिर जंगली गधा कहाँ दफनाया है? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़े और पूर्वी कमरे की ओर चले गए। गोपाल आंगन में खड़ा गुस्से से पैर पटकता रहा। फिर उसने सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ा।